Hello students, a very first good morning to all. I hope you all are well. So in last lecture we discussed the basics of life science or biology. In that lecture we discussed the different branches of biology and the important scientists which have made a large contribution to the field of biology. So from today we are starting a new chapter, and that is your first chapter of 11th syllabus. So we are starting with the living world. So first chapter is the living world. So let's start with the chapter. So students, what is life? जब हम द लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं तो हमारे माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि लाइफ क्या है। तो लाइफ को हम एक सेंटेंस में या एक लाइन में हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ एक ब्रॉडर टर्म है, ब्रॉडर एस्पेक्ट है। कई मिस्ट्रीज, कई जो रहस्य हैं वो ऐसे हैं कि उनका जवाब आज भी मेडिकल साइंस के पास नहीं है। फिर भी हम क्या कह सकते हैं कि लाइफ क्या है? इट इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन विच लीड्स टू लाइफ प्रोसेस। क्या कह सकते हैं कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का जिसके थ्रू केमिकल्स रिएक्शन होती हैं, और वो किसको लीड करती हैं? लाइफ प्रोसेस को। 10th क्लास में आपने पढ़ा था कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस है, क्या क्या उनके अंदर होता है। जैसे आपने डाइजेशन स्टडी किया था, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो सब क्या थी? लाइफ प्रोसेस। तो फिर बात आती है व्हाट इज लिविंग, कि लिविंग को हम कैसे डिफाइन करें, कि लिविंग क्या है। तो लिविंग को हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम कुछ उसको करेक्टराइज कर सकते हैं लिविंग को, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होंगी उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होगी, वो हम बता सकते हैं। तो जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है लिविंग की वो कौन कौन सी है? ग्रोथ, शेप एंड साइज, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, होम्योस्टेसिस, कॉन्शियसनेस, हीलिंग, एक्सक्रीशन, अडेप्टेशन, इवोल्यूशन एंड डेथ। ये कई सारी करेक्टरिस्टिक्स है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो हम एक एक को डिटेल में स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट थिंग क्या है कि कोई ऐसी करेक्टरिस्टिक जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो। जब हमने बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में बात की थी एक्सेप्शंस की, तो जिस प्रॉपर्टी में या जिस करेक्टरिस्टिक्स में कोई एक्सेप्शन ना हो उसको हम लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे, कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर मैंने कोई करेक्टरिस्टिक बोली, मैंने बोला मेटाबॉलिज्म, तो वो सभी लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसमें कोई भी एक सिंगल एक्सेप्शन भी नहीं होना चाहिए कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म ना हो। अगर उसके अंदर एक्सेप्शन है तो हम उसको करेक्टरिस्टिक्स तो बोलेंगे लिविंग की, लेकिन हम उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे कि जिसको सीधा देखते ही हम ये बोले, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको देखते ही ये बोले कि ये तो सिर्फ लिविंग में ही होती है। तो वो एक्सक्लूसिव जो प्रॉपर्टी होगी लिविंग की उसको हम बोलेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, जिसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन ना हो। अब फर्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है लिविंग की उस पे चलते हैं। तो सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है ग्रोथ, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या शो करते हैं? ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का नंबर में बढ़ना या उसके ओवरऑल साइज या मास इंक्रीज होना। भाई किसी का वेट बढ़ रहा है, मींस उसका वेट है वो इंक्रीज हो रहा है, वो भी ग्रोथ है। एक बैक्टीरिया था, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन गए, या हमारी बॉडी में सेल्स हैं वो डिवाइड करती रहती है, एक सेल 1 से 2, 2 से 4,
तो वो क्या है, नंबर इंक्रीज हो रहा है, वो भी ग्रोथ है। या फिर ओवरऑल साइज इंक्रीज हो रहा है, मैं छोटे थे जब हमारा साइज छोटा था, अब टाइम के अकॉर्डिंग बड़े हुए, हम हमारे अंदर ग्रोथ हुई तो हमारा साइज इंक्रीज हो गया। तो ग्रोथ क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज में, नंबर में या उसके मास में बढ़ना, वो क्या कहलाएगा, ग्रोथ। ठीक है, क्लियर है कि ग्रोथ क्या है। अब ग्रोथ है उसके दो टाइप है, इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंस का मतलब क्या होता है, इंटरनल। इंट्री जो वर्ड है उससे आया है इंटरनल, और एक्स्ट्रा का मतलब होता है एक्सटर्नल, मीन्स बाहर। तो इंट्रिंसिक जो ग्रोथ होगी वो बॉडी के अंदर होगी, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या होगी कि अंदर से ग्रोथ हो रही है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी बॉडी के ऊपर कोई मटेरियल आके डिपॉजिट हो गया और उससे हमारा साइज इंक्रीज हो रहा है या उससे हमारी ग्रोथ हो रही है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, हमारे अंदर सेल्स हैं, वो डिवाइड कर रही हैं, उनका साइज इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी जो ग्रोथ है वो अंदर से हो रही है। ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन सी ग्रोथ शो करते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक जो ग्रोथ है वो किस में देखने को मिलेगी, नॉन लिविंग थिंग्स में। जैसे जो पहाड़ होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं, उनकी भी ग्रोथ होती है, उनका भी साइज इंक्रीज होता है, लेकिन उनका साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है कि उनके ऊपर कुछ एक्यूमुलेशन हो गया, कोई भी चीज वो डिपॉजिट हो गई, उसकी वजह से उनका साइज इंक्रीज हो रहा है, तो वो बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो ग्रोथ कौन सी होती है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। कौन सी होगी, एक्सट्रिंसिक। कौन शो करेंगे, नॉन लिविंग। ठीक है, क्लियर है। इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ कौन शो करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रोथ लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों, क्योंकि ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग थिंग भी शो कर रही है। ठीक है, कौन सी ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। लेकिन प्रॉपर्टी तो है, क्योंकि लिविंग थिंग्स है, उन सब में क्या देखने को मिल रही है, हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इंट्रिंसिक जो ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ कौन शो करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ इज शोन बाय ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो इंट्रिंसिक ग्रोथ इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स। क्लियर। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रोथ इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, यस और नो, तो नो, क्योंकि उसके अंदर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी आती है जो नॉन लिविंग थिंग्स भी शो करते हैं। फिर अब अगर आपसे कोई पूछे कि इंट्रिंसिक ग्रोथ इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स, यस और नो, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो हम कहेंगे यस। क्यों, क्योंकि जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो एक्सक्लूसिव फीचर है किसका, लिविंग बींग्स का। क्योंकि जो इंट्रिंसिक ग्रोथ होगी वो हमें सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगी। तो जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ओवरऑल कोई पूछे कि ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो वो नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी आती है जो नॉन लिविंग थिंग भी शो करती हैं। तो क्लियर है। फिर इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है उसके भी आगे चल के टाइप है, कौन कौन से हैं, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ और डिटर्मिनेट ग्रोथ। देखते हैं ये क्या है। इनडिटर्मिनेट या अनलिमिटेड ग्रोथ मीन्स ये क्या होगा, ऑर्गेनिज्म की जितनी लाइफ होगी पूरी लाइफ में ग्रोथ होती रहेगी। मीन्स अनलिमिटेड, अनलिमिटेड वर्ड से ही हमें पता लग जाता है कि जो ग्रोथ है वो उसके थ्रू आउट देयर लाइफ वो चलेगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट और अनलिमिटेड ग्रोथ। ठीक है। एग्जाम्पल प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, जब तक
उनकी लाइफ चलती रहेगी, उनकी ग्रोथ होती रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेट, इसका अपोजिट, की ग्रोथ होगी लेकिन एक सर्टेन टाइम तक, उसके बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, लिमिटेड है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेट ग्रोथ है, मतलब एक टाइम आएगा उसके बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। तो ये किसके अंदर देखने को मिलता है, एनिमल्स के अंदर। तो एनिमल्स के अंदर कौन सी ग्रोथ है, लिमिटेड ग्रोथ या डिटर्मिनेट ग्रोथ। प्लांट्स के अंदर कौन सी है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ या अनलिमिटेड ग्रोथ। क्लियर है। हमारी बॉडी में, एनिमल्स की जो बॉडी होती है उसमें एक सर्टेन टाइम तक ग्रोथ होगी, उसके बाद स्टॉप हो जाती है। कुछ जो सेल्स टूटती रहती हैं या कोई सेल है वो लॉस्ट हो गई, उसकी जगह पे रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन होता रहता है। लेकिन ग्रोथ है वो मोस्टली एनिमल्स में एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, स्टॉप हो जाएगी। इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, डिटर्मिनेट, मीन्स निश्चित है वो। ठीक है। लिमिटेड है कि एक सर्टेन टाइम आएगा उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगी। क्लियर है। दो टाइप, इनडिटर्मिनेट प्लांट्स में, डिटर्मिनेट एनिमल्स में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो हमारा फीचर है या नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बींग्स की, वो क्या है, शेप एंड साइज। ठीक है। कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका एक डेफिनेट शेप और साइज है। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, नैरो रेंज हो सकती है कि किसी में, भाई जैसे हम ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं, किसी की हाइट 5 फुट हो सकती है या किसी की 5-10 हो सकती है, 5 फुट, किसी की 6 फुट हो सकती है। मीन्स नैरो जो डिफरेंस है वो हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कोई जो ह्यूमन बीइंग है वो 20 फीट का हो या कोई बिल्कुल छोटा हो। मीन्स हमारी जो शेप है और जो साइज है बॉडी का वो क्या है, डेफिनेट है। मीन्स उसमें थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलेगा, डिफरेंस, नहीं तो वो क्या होगी, ऑलमोस्ट इक्वल होगी। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनका जो साइज होता है और शेप होती है वो डेफिनेट नहीं है। एक पहाड़ी या एक हिल छोटी भी हो सकती है और वो माउंट एवरेस्ट जितनी बड़ी भी हो सकती है। तो मीन्स कोई डेफिनेट शेप नहीं है, माउंटेन की, हिल्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है। उनका साइज बहुत ज़्यादा भी बड़ा हो सकता है और शेप कैसी भी हो सकती है, इर्रेगुलर। तो ऐसे ही वो कौन शो करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनके अंदर शेप और साइज डेफिनेट नहीं होता, लेकिन लिविंग्स के अंदर जो शेप एंड साइज है वो क्या होगा, डेफिनेट होगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उठा के देखें, किसी का भी एग्जाम्पल ले, डॉग का, कैट का, तो जब हम एक स्पीशीज में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। ठीक है। तो हमने एक ही स्पीशीज के अगर हम दो डॉगों की जो शेप है और साइज है उसको कंपेयर करेंगे तो हमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी एक डेफिनेट शेप और साइज होगा। शेप मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे दो डॉग हम देखेंगे तो उनकी जो शेप है वो एक जैसी होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि एक के कहीं पे ईयर है तो दूसरे डॉग के वहां पे आई है, ऐसा नहीं होता ना। सबका क्या है, एक फिक्स जो शेप है वही होगी कि ईयर जहाँ पे है दूसरे में भी ईयर वहीं पे होंगे। तो मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी एक डेफिनेट शेप और साइज है। ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी के कारण जो लिविंग्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, मोर्फस। जी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेट शेप होती है उसको क्या बोलते हैं, मोर्फस। और नॉन लिविंग मैटर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमोर्फस। मोर्फस वर्ड कहाँ से आया है, मोर्फोलॉजी। तो जिसकी मोर्फोलॉजी सिमिलर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो वो तो मोर्फस। लेकिन जिसकी मोर्फोलॉजी डिफरेंट है वो किस में मिलेगा आपको, नॉन लिविंग थिंग्स में। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एमोर्फस या अमोर्फस। ठीक है। क्लियर है। तो ये भी क्या है, शेप एंड साइज भी एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है, सेलुलर
ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम छोटी क्लासेस से लोअर क्लासेस से स्टडी करते आ रहे हैं सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है? तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमें सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट मिलेगी, चाहे वो सिंगल सेल बैक्टीरिया हो, यूग्लिना हो, या अमीबा हो, या हायर कैटेगरी का कोई एलिफेंट है, जिराफ है, ह्यूमन है, सबके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगी विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, कोई एक्सेप्शन ऐसा नहीं है जिसके अंदर सेल प्रेजेंट ना हो या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ना हो। मींस एक सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में भी जितनी वाइटल प्रोसेस है वो सेल के अंदर होंगी, चाहे कोई कितना हायर कैटेगरी का एनिमल हो, मैमल्स जिसमें हम भी आते हैं, तो हमारे अंदर भी क्या है? सेल्स हैं। सेल्स मिलके क्या बनाती है? टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म जो वर्ड है वो किससे आया है? ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन किसकी? सेल की। तो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग बींग्स की। क्लियर है? क्योंकि मैंने बोला था जहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं होगा वहां पे क्या होगा कि वो उसको हम क्या बोलेंगे? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो चाहे कोई वो बैक्टीरिया हो, सिंगल सेल, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूकैरियोट हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, चाहे वो हायर कैटेगरी का हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सबके अंदर हमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन देखने को मिलेगी। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्लियर है? क्योंकि सेल ही वो बेसिक यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, जहां पे जितनी भी वाइटल प्रोसेस है वो होती हैं। मेडिकल साइंस इतना आगे आ गया है लेकिन फिर भी मेडिकल साइंस की लिमिटेशंस है, ऐसे मिस्ट्री अभी बची हुई है जिसको मेडिकल साइंस नहीं जानता। क्योंकि हमें साइंटिस्ट को ये तो पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर टिश्यू है, टिश्यू को किससे मिलके बना है? सेल से। सेल के अंदर क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनली होते हैं, उनका भी हमें पता है। सेल ऑर्गेनली जो है वो किससे मिलके बनते हैं? वही बेसिक कंपोनेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मेनली यही एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो लेबोरेटरी में हम सेल क्रिएट नहीं कर सकते, लाइफ क्रिएट नहीं कर सकते। हमें सब पता है कि हमारी बॉडी किन एलिमेंट से मिलके बनी है, सेल का कंपोजिशन क्या है, जो सेल के अंदर ऑर्गेनली जो काम करते हैं उनका कंपोजिशन क्या है। हमारी बॉडी भी तो केमिकल से ही बनी हुई है, जो मॉलिक्यूल्स है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वही है, लेकिन फिर भी हम लाइफ को क्रिएट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये अभी तक मिस्ट्री है कि मेडिकल साइंस में कि हम लाइफ को क्रिएट नहीं कर सकते, सब कुछ जानते हुए कि हमें पता है सेल है, सेल के अंदर ये ऑर्गेनली है, इनका ये कंपोजिशन है, फिर भी हम वो काम नहीं कर सकते। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्योंकि चाहे कोई कितना भी छोटा ऑर्गेनिज्म हो या हायर कैटेगरी का कोई लार्ज एनिमल हो, सबके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी? सेलुलर organization. So cellular organization is the defining property of living organisms, because cellular organization is shown by all living organisms, even bacteria or higher category of animals like humans, elephants, dogs, all animals and all living beings show cellular organization. तो क्लियर है? कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है रिप्रोडक्शन। जो नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है लिविंग बींग्स का रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और प्रोजेनी सिमिलर टू इटसेल्फ, कि एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे
नए ऑर्गेनिज्म क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। क्यों करता है? अपनी जो स्पीशीज है या अपनी जो रेस है, अपनी जो जाति है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, टू कंटिन्यू इट्स रेसेज, कि अपनी जाति को या अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, सर्वाइवल के लिए, अपनी जो जनरेशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है? ये भी एक करैक्टर है किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोडक्शन शो नहीं करती। क्लियर है? तो चाहे कोई छोटा ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया, अमीबा, या कोई साइज में बड़ा है, वो भी सब क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अब एक स्पेशल केस है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, उनका क्या होता है? सपोज एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये क्या करते हैं? एक सेल दो सेल में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो यहां पे क्या बढ़ा? नंबर बढ़ गया, एक सेल से दो में कन्वर्ट हो गई। तो हमने जब बात कर रहे थे ग्रोथ की, तो ग्रोथ में भी क्या हमने बोला था कि नंबर में बढ़ना भी क्या होता है? ग्रोथ बोला था ना, याद है? अभी हमने किया था ग्रोथ में कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज में, नंबर में या मास में बढ़ना क्या कहलाता है? ग्रोथ। तो ये रिप्रोडक्शन में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनके अंदर सिंगल सेल है, वो जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनकी ग्रोथ भी वही होती है और उनका रिप्रोडक्शन भी वही होता है। ठीक है, ये एक दोनों के सिनोनिम्स है, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है वो सिनोनिम्स है, क्योंकि एक सेल से दो बनी, या तो हम उसको ग्रोथ बोल दें या हम उसको रिप्रोडक्शन बोले। ठीक है, और वो कौन से मेथड से करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आगे आप पढ़ोगे, और 10th में आपने किया भी था कि जो रिप्रोडक्शन है उसके दो टाइप होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होता है? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा और गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल और फीमेल। मेल पेरेंट है वो मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल पेरेंट फीमेल गैमेट बनाएगी, दोनों का फ्यूजन होगा और जाइगोट बनेगा, उससे आगे सारी प्रोसेस होगी। तो वो था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब लेकिन मैं आपसे पूछूं, क्या सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन करते हैं? तो आप कहोगे सर करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते। एग्जाम्पल क्या क्या है? कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जैसे कि म्यूल जो होता है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। कई ह्यूमंस, आपने अपने पड़ोस में कई कपल्स के बारे में सुना भी होगा कि फला फला को जो है बच्चे नहीं हो रहे, तो मीन्स वो क्या है? उनको हम बोलते हैं बायोलॉजी की टर्म में स्टेराइल कपल। उनको क्या बोलते हैं? स्टेराइल कपल। मीन्स वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, वो अपनी प्रोजेनी आगे नहीं बढ़ा सकते ड्यू टू सम मेडिकल प्रॉब्लम्स। तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, मीन्स वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, तो क्या हम उनको नॉन लिविंग बोल देंगे? क्या हम जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते उनको नॉन लिविंग बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो रिप्रोडक्शन ही तो नहीं कर रहे। बाकी जितनी भी प्रोसेस है उनके अंदर ग्रोथ हो रही है, उनकी डेफिनेट शेप और साइज है, उनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी प्रॉपर्टी जितनी भी लिविंग्स की हैं वो क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं। तो वो भी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो रिप्रोडक्शन जो है उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। हमने जब शुरू में बात की कि एक्सेप्शन आ गया इसमें, क्योंकि हमने ये बोला था जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी तो है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन सारे नहीं करते, इसीलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मेटाबॉलिज्म।
द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करेक्टर है लिविंग्स का वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं, कुछ हमारी बॉडी के अंदर बिल्डअप रिएक्शंस है, मींस कुछ बन रहा है या कुछ ब्रेक डाउन प्रोसेस चल रही है, कुछ टूट रहा है, वो सब क्या होता है मेटाबॉलिज्म। किसी भी प्रोसेस में कुछ बनना क्या कहलाता है एनाबॉलिज्म। और अगर हमारी बॉडी में कुछ टूट रहा है तो क्या कहलाता है, जैसे डाइजेशन है, डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो मैटर है वो किस में टूटता है, सिंपल इनऑर्गेनिक में, मींस वहां पे क्या हो रहा है ब्रेक डाउन, तो वो क्या है कैटाबॉलिज्म। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो मींस खाना बना रहे हैं, मींस कुछ बन रहा है, तो वो क्या है एनाबॉलिज्म। दोनों को मिला के एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो सिंगल सेल हो, मल्टी सेलुलर हो, बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, सब क्या शो करते हैं मेटाबॉलिज्म। विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑल लिविंग थिंग्स शो मेटाबॉलिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो प्रॉपर्टी ऑफ मेटाबॉलिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म है चाहे वो सिंगल सेल हो, उस सिंगल सेल के अंदर भी हमें मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चाहे ऑर्गेनिज्म कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो, सबके अंदर हमें मेटाबॉलिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन देखने को मिलेगी। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है क्या कि सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, कि जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। वो रिएक्शंस दो तरह की होती हैं, कौन कौन सी, एनाबॉलिज्म कि कुछ बनेगा बिल्डअप रिएक्शन, इसमें क्या है एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। कैटाबॉलिज्म कुछ ब्रेक डाउन होगा, कुछ टूटेगा, वो क्या है जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन भी क्या है कैटाबॉलिज्म है, क्योंकि उससे जो हमने फूड जो लिया है उसको बर्न किया जाता है, उसको ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी ली जाती है, तो रेस्पिरेशन भी है वो कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल है। क्लियर है, तो मेटाबॉलिज्म क्या है, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस विच आर अकरिंग इन आवर बॉडी। चाहे हमारी बॉडी के अंदर कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है, सारा सब का सम टोटल को मिला के हम क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्लियर है, तो मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है या जो नेक्स्ट जो करैक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो क्या है, होमियोस्टेसिस। क्या है, होमियोस्टेसिस। तो होमियोस्टेसिस क्या है, होमियो जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है, स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, स्टेबल या स्टेबिलिटी। ठीक है, क्लियर है। तो होमियोस्टेसिस है क्या कि हमारी बॉडी के सपोज हम बाहर टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं कि इफ आउटसाइड टेम्परेचर इज 50 डिग्री, तो हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होगा कि हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर 50 डिग्री हो जाए। मीन्स अगर बाहर चेंज आता है, एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं, टेम्परेचर हाई हो गया तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर और फेवरेबल इंटरनल एनवायरमेंट कंडीशन सूटेबल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म। सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर है हमारी बॉडी का, जैसे ह्यूमंस का जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, इंटरनल जो टेम्परेचर है बॉडी का वो 37 डिग्री है। तो चाहे बाहर 10 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे बाहर 60 डिग्री टेम्परेचर हो, हमारी बॉडी 37 डिग्री मेंटेन करने की कोशिश करती है और मेंटेन करती है। ठीक है, तो वो क्या है, होमियोस्टेसिस, कि चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना भी चेंज हो जाए, हमारी बॉडी जो कांस्टेंट टेम्परेचर है या कांस्टेंट जो एनवायरनमेंट है, हमारी बॉडी का अंदर का जो इंटरनल जो एनवायरनमेंट है वो स्टेबल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो है होमियोस्टेसिस।
क्यों? क्योंकि क्या है, अगर बाहर का टेम्परेचर हुआ और हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर चेंज हो गया तो उस 50 डिग्री टेम्परेचर पे हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हैं वो नहीं हो पाएंगी, और रिएक्शंस नहीं होंगी मीन्स केमिकल रिएक्शंस नहीं होगी तो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो खत्म हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया मतलब डिजीज होगी, और डिजीज से डेथ होगी। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। उसमें क्या क्या मेंटेन किया जाता है, थर्मोरेगुलेशन और ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, दोनों चीज हमारी बॉडी रेगुलेट करने की कोशिश करती है। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 रहेगा, चाहे बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो या बाहर का टेम्परेचर कम हो। अगर 37 से ज़्यादा होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो हम बोल देते हैं कि फीवर हो गया। फीवर क्या है, टेम्परेचर फीवर में इंक्रीज हो जाता है 37 से। ठीक है, तो मीन्स कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर क्या है, मेटाबॉलिज्म है, उसमें कुछ डिस्टर्ब हो गई है मेटाबॉलिज्म, उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया। तो होम्योस्टेसिस क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंज होने पे चेंज नहीं होने देते, वो उसको कांस्टेंट रखेंगे। चाहे बाहर का जो एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर कितना भी चेंज आए, सपोज बहुत ज़्यादा बाहर क्या हो गई है, गर्मी हो जाती है, तो गर्मी में जब हॉट सीजन जब आता है तो उसमें क्या होगा, हमारी बॉडी स्वेटिंग करना स्टार्ट कर देगी, मीन्स हमारी बॉडी से पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कराता है, कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम मीन्स स्वेट आएगी तो उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, लो होगा। क्यों? क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, मीन्स 50 डिग्री अगर टेम्परेचर है तो हमारी बॉडी को तो वो 37 मेंटेन करना है, उसको करने के लिए बॉडी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करेगी। तो इसीलिए जब समर सीजन होता है तो क्या होता है, स्वेटिंग होती है। ऐसे ही सर्दी अगर आती है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो शिवरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, हम कांपना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे बॉडी के अंदर हीट जनरेट होगी। ठीक है, अगर कोल्ड सीजन है, विंटर सीजन है, बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो क्योंकि हम होम्योस्टेसिस रखते हैं तो हमारी बॉडी क्या करेगी, शिवरिंग करना स्टार्ट कर देती है, कप आने लग जाएंगे, हीट प्रोड्यूस होगी, उससे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा, मीन्स वो मेंटेन रहेगा। तो क्लियर है, होम्योस्टेसिस ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक इम्पोर्टेंट करेक्टर है। नेक्स्ट जो करेक्टर है वो है कॉन्शियसनेस। ठीक है, नेक्स्ट करेक्टर क्या है, कॉन्शियसनेस, या आप इसको बोलो सेंसिटिविटी। तो कॉन्शियसनेस का क्या है कि बाहर अगर टेम्परेचर में कुछ बाहर एनवायरनमेंट में अगर कोई भी चेंज आ रहा है तो उस चेंज के ऊपर हम रिएक्ट करें, मीन्स हमें पता लग जाए कि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर विंड है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, मीन्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कोई भी चेंज आ रहा है तो वो हम उसको कंसीव कर ले, हम उसको परसेप्ट कर ले। सेंसिटिविटी भी हम इसको बोलते हैं, मीन्स सेंस कर सके हम चीज़ों को। ठीक है, में एक टेबल पड़ी हुई है, बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, धूप में पड़ी है, तो उसको तो पता नहीं लगेगा ना टेम्परेचर ज़्यादा है या नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, चेतना, हिंदी में बोलते हैं हम उसको चेतना। तो मीन्स उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, वो सेंस नहीं कर सकती। लेकिन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेंस कर सकते हैं बाहर, अगर उनको कुछ भी स्टिमुलस मिलता है। स्टिमुलस क्या है कि कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं स्टिमुलाई। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई। और उस स्टिमुलाई के ऊपर जो हम रिएक्ट करते हैं उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। कि उसको देख के सपोज अगर हमारा हाथ है वो किसी हॉट जो मैटर है उससे टकरा गया, मीन्स मोमबत्ती जल रही है, उस पर हमने हाथ रख दिया गलती से, तो हम एकदम से झट से हमारा जो हाथ है वो हम वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने वो स्टिमुलस क्या था,
वो जलती हुई जो लो थी, जो मोमबत्ती थी, वो क्या थी, स्टिमुलस। और जैसे ही हमने हमारा हाथ पीछे किया वो क्या था, हमारा रिस्पॉन्स। ठीक है, तो मीन्स जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आया तो हमारी बॉडी ने उसको क्या कर लिया, सेंस कर लिया। तो हमारे पास क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं भाई। हमारे पास आई है विजुअल परसेप्शन के लिए, देखने के लिए, हमारे पास ईयर है, ऑडिटरी रिसेप्टर प्रेजेंट है। ठीक है, हम सुन के उन चीज़ों को परसीव कर सकते हैं। हमारे पास और क्या है, कई जो इंद्रियां हम जो बोलते हैं, कई सारे सेंस ऑर्गन है। टंग है कि हम टेस्ट को परसेप्शन कर सकते हैं, टेस्ट का कि ये तीखा है या कैसा है। तो ये सब जो है कॉन्शियसनेस, वो सिर्फ किस में देखने को मिलेगी हमें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, नॉन लिविंग्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। चाहे बाहर कुछ भी होता रहे, एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आए, उनको फर्क नहीं पड़ता। मीन्स उनको वो सेंस उन चीज़ों को नहीं कर सकते। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चाहे कितना भी लोअर कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म हो, आगे आप पढ़ोगे स्पंज जो होता है बिल्कुल, या पोरीफेरा आपने पढ़ा भी हो अर्ली क्लासेज में, 9th में आपने शायद पोरीफेरा पढ़ा होगा। बिल्कुल छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन वो भी, उसके पास भी कॉन्शियसनेस है। मीन्स उसको भी ये पता है अगर आप फूड रख दो तो जो अमीबा है वो उसी दिशा में जाएगा, उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देगा। उसके पास कोई आई नहीं होती देखने के लिए, वो सुनने के लिए ईयर भी नहीं है। मीन्स वो तो सिंगल सेल है, एक ही सेल प्रेजेंट है उसके अंदर, लेकिन उनके अंदर भी परसेप्शन के ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन जो है वो, या जो कॉन्शियसनेस है, वो छोटे से छोटे, स्मॉल से स्मॉल ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तभी तो जो पोरीफेरा होते हैं, प्लांट लाइक छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी जो फूड है उसको ये पता है कि ये खाना है। वो मिट्टी को नहीं खाता, उसके अंदर इतना क्या है, कॉन्शियस है वो, कि वो मिट्टी को क्यों नहीं खाता। अगर उसको पता नहीं तो वो मिट्टी को भी खाने लग जाए, लेकिन वो सेंस कर सकता है कि फूड है या नहीं है। तो मीन्स कहने का मतलब क्या है, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सभी क्या शो करते हैं, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्लियर है सबको। अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स, कि बाहर जो हो रहा है उसके बारे में अवेयर होना, और उसके अकॉर्डिंग जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिले उसको रिस्पॉन्स करना। ठीक है, सेंस ऑर्गन क्या करेंगे, परसीव करेंगे। भाई जो स्टिमुलस है वो क्या हो सकता है, फिजिकल हो सकता है। जैसे हम किसी दीवार से टकरा गए तो हमें क्या होगा, दर्द होगा, वो क्या है, कॉन्शियस है हम, इसीलिए हमें दर्द हुआ। केमिकल, कोई केमिकल हमारे हाथ के ऊपर गिर गया, एसिड गिर गया, तो झट से हमारा हाथ हम देखेंगे ना कि क्या गिर गया, हम उसको ट्रीट कराएंगे। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स है, चाहे कुछ भी उसके ऊपर एसिड गिरे, कुछ भी गिरे, वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी। तो हमारे अंदर क्या है, कॉन्शियसनेस है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमारी बॉडी के ऊपर एसिड गिर गया और हम ऐसे ही रहेंगे और 4-5 दिन देखेंगे अरे ये क्या गिर गया था, ऐसा नहीं है ना। हमें तभी के तभी हमारी बॉडी जो स्किन है वो सेंस कर लेगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना रिस्पॉन्स देंगे। तो वो क्या है, कॉन्शियसनेस है। क्लियर है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे प्लांट्स होते हैं वो भी कॉन्शियस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है मिमोसा पुडिका या छुई मुई का प्लांट जो होता है बोलते हो, उसको अगर हम टच करते हैं तो वो अपने लीफ को क्या कर लेता है, फोल्ड कर लेता है। तो मीन्स वो भी कॉन्शियस है। तो चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, सब क्या शो करते हैं, कॉन्शियसनेस शो करते हैं। इसीलिए कॉन्शियसनेस भी क्या है, लिविंग थिंग्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है। अब एक टर्म है कि ह्यूमन बींग्स क्या है, सेल्फ कॉन्शियस है। मीन्स जो ह्यूमंस है भी, ये तो मानते हो कि जो ह्यूमन है वो अदर एनिमल्स से क्या है, डेवलप है। मीन्स हमारे अंदर कुछ तो अलग है, तभी तो हम औरों के ऊपर या हम औरों से अलग हैं, और जो एनिमल्स हैं उनसे हाईली डेवलप्ड है।
तो वो क्यों है? क्योंकि हम जो है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करते हैं कि हमें अपने बारे में पता है, मीन्स हमें ये पता है हमारी लाइफ का गोल क्या है, हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, कोई फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, अच्छे से सज संवर के जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने बारे में अवेयर हैं, हमें अपने बारे में पता है अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमें लोग देखेंगे या कुछ भी हमें कोई बोलेगा, तो मीन्स कहने का मतलब क्या है कि हम सेल्फ अवेयर हैं। तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, ह्यूमन बींग्स के पास है। ठीक है, बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो कॉन्शियस है, उनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती, सेल्फ अवेयर नहीं होते, उनको कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ क्या करेंगे, उनको फीडिंग चाहिए और ब्रीडिंग चाहिए। मीन्स फीडिंग खाना चाहिए, ब्रीडिंग रिप्रोडक्शन करना है, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है। उनका दो ही पर्पज होता है, फीडिंग और ब्रीडिंग। लेकिन ह्यूमन है वो सेल्फ कॉन्शियस है, तो हम क्या सोचते हैं, हमें आगे चल के क्या करना है, हमारा मोटो क्या रहेगा, हमें क्या गोल अचीव करना है, मीन्स हम अपने बारे में सोचते रहते हैं। तो हम क्या है, सेल्फ कॉन्शियस है। ठीक है, क्लियर है? और भी प्रॉपर्टीज हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो अभी बच गई उनको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप जितना आज हमने कवर किया है वो आपको क्लियर होगा कि लाइफ क्या है। लाइफ को हम डिफाइन तो नहीं कर सकते, फिर हमने जो हम करेक्टराइज कर सकते हैं लाइफ को, कि हम ये बोल देंगे कि ये करेक्टर जिसके अंदर प्रेजेंट है वो लिविंग है, ये करेक्टर जिसके अंदर नहीं है वो नॉन लिविंग है। तो हमने कई सारे करेक्टरिस्टिक्स देखी लिविंग बींग्स की, कुछ डिफाइनिंग थी, कुछ नॉन डिफाइनिंग थी। हमने ग्रोथ की बात करी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, वो रिप्रोडक्शन शो करते हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होती है, या और जो है वो कॉन्शियस है, मीन्स वो सेंसिटिव है, वो सेंस कर सकते हैं चीज़ों को। बाहर अगर कोई भी चेंज आता है, कोई स्टिमुलस मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स भी करते हैं। ठीक है, तो बाकी जो प्रॉपर्टी है उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप जितना आज हमने कवर किया है वो आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बी सेफ, बी एट होम, बाय।